अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में आता है हाँ। कि अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हम मतलब पूरी लगन और मेहनत से कोई काम शुरू तो करते हैं, हाँ, पूरे जोश के साथ। लेकिन बस कुछ ही हफ्तों में वो सारा जोश पता नहीं कहाँ चला जाता है, एकदम ठंडा। सही बात है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो बिना किसी तनाव के रोज थोड़ा थोड़ा काम करते हैं और देखते ही देखते अपने फील्ड में माहिर हो जाते हैं। आखिर ये क्या है? ये सवाल तो खैर बहुत आम है और इसका जवाब वो किसी जादू में नहीं है। वो तो हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है। अच्छा। आज हम जिन स्रोतों की गहराई में उतरने वाले हैं वो द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब के विचारों पर आधारित है। और हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, ये समझना कि सफलता का असली रहस्य नतीजों की चिंता करने में नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया से प्यार करने में है। बिल्कुल उस प्रोसेस से प्यार करने में जिससे वो नतीजे मिलते हैं। चलिए तो फिर इसे खोलकर समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई है रोहन, ठीक है। उसे गिटार सीखने का बहुत शौक है। वो नया गिटार लाता है, ऑनलाइन क्लास लेता है और पूरे जोश में है कि 6 महीने में वो रॉकस्टार बन जाएगा। सपना तो बड़ा है। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहता है, लेकिन फिर उसे लगता है कि उंगलियां दुख रही हैं, कॉर्ड्स ठीक से बज नहीं रहे। और वो रॉकस्टार बनने का सपना तो बहुत बहुत दूर की बात लगने लगती है। हाँ, धीरे धीरे उसका ध्यान भटकने लगता है और गिटार कोने में पड़ा धूल फाकने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, रोहन की कहानी एक तरह से हम सबकी कहानी है और इसकी जड़ हमारे दिमाग की बनावट में है। दिमाग की बनावट में कैसे? हमारे स्रोत बताते हैं कि इंसान का दिमाग स्वभाव से ही बेचैन है, एक तरह का टाइम ट्रैवलर है। टाइम ट्रैवलर, दिलचस्प है। हाँ, वो कभी भी वर्तमान में मतलब प्रेजेंट मोमेंट में टिकता नहीं। वो या तो भविष्य की योजनाएं बना रहा होता है या फिर पुरानी बातों में खोया रहता है। बिल्कुल। वैज्ञानिक भाषा में इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहते हैं। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो तब एक्टिव हो जाता है जब हम किसी चीज पर ध्यान नहीं दे रहे होते, और इसका काम ही है भविष्य के बारे में सोचना, योजना बनाना। अच्छा, तो मतलब हमारा दिमाग हमें भविष्य की ओर खींचने के लिए ही बना है और यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। रोहन जब गिटार बजा रहा है तो उसका दिमाग गिटार पर कम और इस बात पर ज्यादा है कि मैं कब स्टेज पर परफॉर्म करूंगा या मेरे दोस्त मेरी तारीफ कब करेंगे। बिल्कुल। और जब हकीकत उस सपने से मेल नहीं खाती, जब उसे दिखता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है, तो दिमाग बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि आज की ये 15 मिनट की दर्द भरी प्रैक्टिस बेकार है। हाँ, क्योंकि नतीजा तो दिख ही नहीं रहा। और यहीं से टाल मटोल का जन्म होता है। दिमाग कहता है छोड़ो, आज मूड नहीं है, जब अच्छा महसूस होगा तब करेंगे। और वो अच्छा महसूस होने वाला दिन वो कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। तो लेखक का जो मुख्य तर्क है वो यही है कि जब तक हमारा ध्यान सिर्फ अंत पर, उस फिनिश लाइन पर रहेगा, दिमाग हमेशा भटकता रहेगा। ये एक अंतहीन चक्र है। ये तो हुई समस्या जो सुनने में काफी गहरी लग रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे स्रोत इसका समाधान भी बताते हैं। हाँ बिल्कुल। और पहला समाधान सोच में एक बहुत बड़े बदलाव की बात करता है। ये कहता है आज का काम सिर्फ आज का काम है। ये सुनने में जितना सरल है, इसे अपनाना उतना ही मुश्किल, पर इसका असर बहुत गहरा है। इसे हम कह सकते हैं प्रोसेस माइंडसेट। प्रोसेस माइंडसेट। इसका मतलब है कि जब रोहन गिटार लेकर बैठे तो उसके दिमाग में न तो 6 महीने बाद होने वाले कॉन्सर्ट का दबाव हो, न किसी दूसरे गिटारिस्ट से अपनी तुलना का बोझ। तो उसका लक्ष्य क्या हो? उसका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, आज मुझे इन 2 कॉर्ड्स को 15 मिनट तक साफ बजाने की कोशिश करनी है, बस इतना ही। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हम बड़े लक्ष्य देखेंगे ही नहीं तो प्रेरणा कहाँ से आएगी? मोटिवेशन। अगर कोई डेडलाइन हो, कोई जरूरी प्रोजेक्ट हो, तब तो नतीजों के बारे में सोचना ही पड़ेगा। ये तरीका वहां कैसे काम करेगा? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका मतलब बड़े लक्ष्य बनाना छोड़ना नहीं है। लक्ष्य होना जरूरी है, वो हमें दिशा दिखाता है। ठीक है। लेकिन हमें लक्ष्य और रोज के काम में फर्क करना सीखना होगा। लक्ष्य एक दूरबीन की तरह है जो आपको मंजिल दिखाता है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए आपको दूरबीन पर नहीं, सामने की सड़क पर ध्यान देना होता है। वाह, क्या बात है। प्रोसेस वाली सोच का मतलब है कि एक बार दिशा तय कर ली तो अपना पूरा ध्यान आज के कदम पर ले आओ। डेडलाइन है, बहुत अच्छी बात है, उस डेडलाइन को छोटे छोटे रोज के कामों में तोड़ दो और फिर हर दिन बस उस दिन के काम की चिंता करो। बिल्कुल। समझ गई। मतलब पहाड़ की चोटी को देखकर घबराना नहीं है, बस अपने अगले कदम पर ध्यान देना है। अगर रोहन हर दिन बस ये सोचे
कि क्या मैंने आज की 15 मिनट की प्रैक्टिस पूरी की, और अगर जवाब हाँ है तो उसका दिन सफल हो गया। सही कहा। और इससे उसकी चिंता लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि चिंता का जन्म ही भविष्य की अनिश्चितता से होता है। और शायद फोकस भी अपने आप आ जाता है। बिल्कुल, क्योंकि तब आपको एक बड़ी डरावनी मंजिल नहीं दिखती, बल्कि एक छोटा करने लायक काम दिखता है। और जब आप उस छोटे काम को पूरा करते हैं तो आपको एक संतुष्टि मिलती है, जो अगले दिन के लिए प्रेरणा बनती है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो सोच बदल ली, अब पूरा ध्यान प्रक्रिया पर है। लेकिन अक्सर काम शुरू करने की हिम्मत ही नहीं होती। हम सही मूड का, सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं। हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है। यहीं पर शायद दूसरा समाधान काम आता है। बिल्कुल। पहला समाधान क्या सोचना है बताता है, और दूसरा क्या करना है। और वो मंत्र है, छोटा काम रोज करो। छोटा काम रोज करो। हमारे स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि अनुशासन का मतलब घंटों तक जबरदस्ती काम करना नहीं है। अनुशासन का असली मतलब है नियमित रूप से काम करना, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये मात्रा का नहीं, निरंतरता का खेल है। बिल्कुल, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। सोचकर देखिए, रोहन अगर ये नियम बना ले कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रोज सिर्फ 10 मिनट गिटार बजाएगा, सिर्फ 10 मिनट। सुनने में लगता है कि इससे क्या ही होगा। हाँ, लेकिन असल में वो दो चीजें कर रहा है। एक, वो गिटार उठाने की आदत डाल रहा है, और दूसरा, वो उस काम से जुड़ा डर खत्म कर रहा है। सही है। 2 घंटे की प्रैक्टिस डरावनी लग सकती है, लेकिन 10 मिनट वो कोई भी कर सकता है। और यहीं पर वो निरंतरता की शक्ति काम करती है, जिसे कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं। हाँ, तो रोज 10 मिनट की प्रैक्टिस एक हफ्ते में 70 मिनट और एक महीने में लगभग 5 घंटे होती है। एक साल में 60 घंटे से ज्यादा। और ये वो 60 घंटे हैं जो बिना किसी तनाव या दबाव के हुए हैं। और ज्यादातर मामलों में होता यह है कि जब आप 10 मिनट के लिए बैठते हैं तो आपका मन रम जाता है और आप अपने आप 20-25 मिनट तक प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन शुरुआत करने का जो मानसिक बोझ है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब अनुशासन मूड का मोहताज नहीं है, ये एक सिस्टम बनाने से आता है। बिल्कुल। जब आपके पास एक सिस्टम होता है, जैसे रोज 10 मिनट गिटार बजाना, तो आपको रोज रोज खुद को प्रेरित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस सिस्टम को फॉलो करते हैं। और समय के साथ यही छोटी छोटी आदतें मिलकर असाधारण नतीजे देती हैं। सही कहा। ये उस कहानी की तरह है जहां एक व्यक्ति रोज एक पत्थर रखता है और सालों बाद एक पूरा महल खड़ा कर देता है। असली ताकत बड़े असाधारण कामों में नहीं, बल्कि रोज किए जाने वाले छोटे अनुशासित कामों में छिपी है। ठीक है, तो हमने प्रक्रिया पर ध्यान देने और रोज थोड़ा काम करने की बात की। लेकिन अब उस पल का क्या करें जब रोहन अपने 10 मिनट के लिए बैठ तो गया, लेकिन उसका दिमाग यहाँ वहाँ भटक रहा है। वो गिटार के तारों के बारे में नहीं, बल्कि ऑफिस की मीटिंग या शाम के खाने के बारे में सोच रहा है। हमारी पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है कि हम खुद को डांटे, अरे ध्यान लगाओ। हाँ, बिल्कुल। पर स्रोत यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला तीसरा समाधान बताते हैं। हाँ, और ये समाधान हमारे स्वभाव के बिल्कुल उल्टा है। किताब कहती है, जब मन भटके तो उसे जबरदस्ती रोकने या उससे लड़ने की कोशिश ना करें। 1 मिनट, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। अगर हम भटके हुए मन को वापस नहीं लाएंगे तो फोकस कैसे करेंगे? इसका मतलब तो ये हुआ कि हम उसे भटकने दें। नहीं, उसे भटकने नहीं देना है, बस उससे लड़ना नहीं है। लड़ना नहीं है। वो क्या है कि लेखक का कहना है कि जब आप अपने मन से लड़ते हैं तो आप उस भटकाव को और ज्यादा ऊर्जा और महत्व दे देते हैं। ये एक तरह का मानसिक कुश्ती का अखाड़ा बन जाता है, जिसमें आप हमेशा हारते हैं। क्योंकि आपका विरोधी आप खुद ही हैं। बिल्कुल, और इससे और ज्यादा तनाव पैदा होता है। तो फिर तरीका क्या है? अगर लड़ना नहीं है तो क्या करना है? सिर्फ उसे नोटिस करना है, एक दर्शक की तरह, बिना किसी जजमेंट के। ओके। जैसे ही रोहन को एहसास हो कि उसका मन भटक गया है, उसे बस खुद से कहना है, अच्छा, मेरा दिमाग गिटार से हटकर अब ऑफिस की मीटिंग के बारे में सोच रहा है। बस इतना ही। अरे, अब मैं समझी। जिस पल आप इस भटकाव के प्रति जागरूक होते हैं, उसी पल आप उससे अलग हो जाते हैं। आप उस विचार में डूबे नहीं रहते, बल्कि उसे देख रहे होते हैं। और जैसे ही आप उसे देखते हैं, उसकी पकड़ आप पर कमजोर हो जाती है और आपका ध्यान धीरे धीरे वापस अपने काम पर आने लगता है। ये वाकई एक अलग नजरिया है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जागरूकता ही नियंत्रण है। उस भटकाव को एक दुश्मन की तरह देखने के बजाय उसे आसमान में आते जाते बादल की तरह देखें। अच्छा। आप बादल को धक्का मारकर नहीं हटा सकते, आप बस उसे देख सकते हैं और उसे गुजर जाने दे सकते हैं। जब आप अपने विचारों के साथ ऐसा करना सीख जाते हैं तो आप उनकी शक्ति छीन लेते हैं।
ये लड़ाई नहीं बल्कि स्वीकृति का अभ्यास है। और जितनी बार आप ये अभ्यास करते हैं, आपका फोकस मसल उतना ही मजबूत होता जाता है। सही कहा। वाह, ये तो सच में एक शक्तिशाली विचार है। तो अब तक हमने 3 समाधानों की बात की, प्रक्रिया पर ध्यान, छोटी और नियमित आदतें और भटकाव से लड़ने के बजाय उसे नोटिस करना। अब अगर इन सब को एक साथ जोड़कर देखें तो ऐसा लगता है कि ये सभी एक ही मंजिल की ओर जा रहे हैं। हाँ, और वो मंजिल है चौथा और अंतिम समाधान, एक शांत दिमाग की शक्ति। एक शांत दिमाग। किताब का विश्वास है कि एक शांत दिमाग ही सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। अब अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। जब हम नतीजों का दबाव हटा देते हैं, जो पहला समाधान था, काम को छोटा और करने लायक बना देते हैं, दूसरा समाधान, और अपने भटकते मन से लड़ना बंद कर देते हैं, जो तीसरा समाधान था, तो क्या होता है? हमारे अंदर की बेचैनी, वो जो एक हड़बड़ी होती है, वो कम हो जाती है। और जब बेचैनी कम होती है तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है, और एक शांत दिमाग आसानी से एक चीज पर ध्यान लगा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हमें जबरदस्ती हासिल करना है। नहीं। जैसे भविष्य का तनाव, काम का बोझ और अंदरूनी लड़ाई। बिल्कुल। ये तो उस पानी की तरह है जिसमें बहुत सारी लहरें हैं। अगर आप लहरों को शांत करने के लिए उन्हें हाथ से दबाने की कोशिश करेंगे तो और ज्यादा लहरें पैदा होंगी। सही उदाहरण है। लेकिन अगर आप बस हवा को रुकने दें तो पानी अपने आप शांत और स्थिर हो जाएगा। हमारा दिमाग भी ठीक इसी तरह काम करता है। बिल्कुल। और यहीं पे चर्चा एक ऐसे मोड़ पे आती है जहां हमें एक ऐसी पंक्ति मिलती है जो पूरी सोच को बदल सकती है। स्रोत कहते हैं, कोई काम इसलिए मुश्किल नहीं लगता कि वो कठिन है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम भविष्य में अटके हुए हैं। ये एक बहुत बहुत गहरी बात है। जब रोहन गिटार बजा रहा है तो असल में कॉर्ड्स बदलना उतना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस वक्त दिमाग में चल रही ये चिंता कि क्या मैं कभी अच्छा बजा पाऊंगा या लोग क्या कहेंगे। सही पकड़ा। हम किसी काम की कठिनाई का आकलन उसके असल स्वभाव से नहीं बल्कि अपनी मानसिक स्थिति से करते हैं। बिल्कुल। जिस दिन रोहन ने गिटार की प्रैक्टिस को भविष्य में अच्छा परफॉर्म करने का एक जरिया मानने की बजाय उसे उसी पल का एक आनंददायक अनुभव मान लिया, उसी दिन उसके लिए पूरा खेल बदल जाता है। तब ध्यान इस बात पर नहीं होता कि मंजिल कितनी दूर है, बल्कि इस बात पर होता है कि आज का सफर कितना संतोषजनक है। प्रक्रिया ही इनाम बन जाती है। चलिए, तो अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हमने जो सीखा है वो सिर्फ कुछ टिप्स नहीं है, बल्कि सोचने का एक पूरा नया तरीका है। पहली और सबसे बड़ी सीख ये है कि हम फोकस हासिल करने की कोशिश में ही फोकस खो देते हैं। असली फोकस तब मिलता है जब हम दबाव हटा देते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे पानी में लहरें खुद ब खुद शांत हो जाती हैं जब हवा रुक जाती है। दूसरी बात, अनुशासन मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता। वो एक सिस्टम बनाता है और फिर उस सिस्टम पर चलता है। छोटा काम रोज काम का सिस्टम आपको मूड और इच्छा शक्ति के जाल से बाहर निकालता है। और तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि प्रक्रिया से प्यार करना ही तनाव मुक्त सफलता का असली रास्ता है। हाँ, ये आज के हसल कल्चर के बिल्कुल विपरीत है, जो सिर्फ नतीजों और तेज ग्रोथ पर जोर देती है। यह एक धीमा, ज्यादा टिकाऊ और संतोषजनक सफलता का रास्ता दिखाता है। सही बात है। और चौथी सीख ये है कि अपने मन के साथ युद्ध करने की जरूरत नहीं है। आपका मन आपका दुश्मन नहीं है। जब वो भटके तो उसे एक बच्चे की तरह धीरे से वापस ले आएं, बिना डांटे, बिना गुस्सा किए। जागरूकता और करुणा जबरदस्ती से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। बहुत ज्यादा। और आखिर में किसी भी चीज में महारत हासिल करना तेजी का नहीं बल्कि धैर्य का खेल है। यह एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और यहीं पर वो यादगार तुलना सामने आती है। याद रखें, जो लोग सिर्फ नतीजों के पीछे भागते हैं वे अक्सर थककर रास्ते में ही बैठ जाते हैं। और जो लोग प्रक्रिया को अपना लेते हैं वे बिना थके मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं और सफर का आनंद भी लेते हैं। बिल्कुल। इसलिए अगर जीवन में फोकस, अनुशासन और मानसिक शांति की तलाश है तो आज से बस एक काम करना है, प्रक्रिया से प्यार करना सीख लेना है। जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसे एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक अभ्यास के अवसर की तरह देखें। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम एक गहरा सवाल छोड़ना चाहेंगे जिस पर विचार किया जा सकता है। जरूर। अगर सफर ही मंजिल है और प्रक्रिया ही इनाम है तो ये विचार असफलता या फेलियर की परिभाषा को कैसे बदल देता है?